मार्केट प्राइस 3000 युआन है, लेकिन बाईबैक प्राइस पूरे 160 मिलियन। इवन सोचता है, क्या अब मेरे पास कोई सुपर पावर्स आ गई है? इधर ऑक्शन की अगली चीज पेश की जाती है। समुद्र की गहराई से निकाले गए 8 कंटेनर्स, जिनका कोई वारिस नहीं है। हर कंटेनर की स्टार्टिंग बिड 3000 युआन रखी गई है। तो ये एक कंटेनर ऑक्शन है। इवन को एक कंटेनर के अंदर 100 मिलियन की चीज दिखती है। वो दंग रह जाता है कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है। रायन उसे समझाता है, इवन, हम यहां सिर्फ मजा देखने आए हैं, बिना सोचे समझे दाव मत लगाओ। ये उन एंटिक्स जैसा नहीं है जिनके बारे में तुमने पढ़ाई की है। यहां सब किस्मत का खेल है। इवन कहता है, हाँ मुझे पता है। और फिर वो चिल्लाता है, इस कंटेनर के लिए मेरी बोली 3000। रायन चौंक जाता है, अरे इवन, अभी तो तुमने कहा था कि तुम्हें समझ आ गया है, फिर खुद बोली क्यों लगा रहे हो? इवन मुस्कुराते हुए कहता है, बस खुद को रोक नहीं पाया। खैर, इस बार तो ये मेरा हुआ। लेकिन तभी कोई और 4000 की बोली लगाता है। फिर बात 10,000 तक पहुंच जाती है। रायन हार मान लेता है, ठीक है, भूल जाओ जो मैंने कहा था। तभी एक आदमी 11,000 की बोली लगाता है और इवन को घूरते हुए कहता है, 11,000? बच्चे, तुम्हें यहां पहले कभी नहीं देखा। तुम किस इलाके से आए हो? आज ये कंटेनर मेरा है। मुझ पर एक एहसान करो और पीछे हट जाओ। अपने बड़ों की इज्जत करना सीखो, तभी तुम्हें भी इज्जत मिलेगी। इवन ठंडे अंदाज में जवाब देता है, क्या तुम इसे असली पैसों से सुलझाना चाहते हो? ठीक है, देखते हैं तुम्हारे पास कितना दम है। पूरे 1 लाख। ये सुनकर सब सन्न रह जाते हैं। वो आदमी चिल्लाता है, धत तेरे की, क्या तुम पागल हो? बाकी सब 1000 करके बोली बढ़ा रहे थे और तुमने सीधा 1 लाख बोल दिया। तुम पक्का कोई अनाड़ी रुकी हो। देखते हैं आज तुम इस डिब्बे से क्या कचरा निकालते हो। रायन परेशान है, लेकिन इवन उसे दिलासा देता है, रायन तुम फिक्र मत करो, मुझे इस चीज को लेकर एक अच्छी फीलिंग आ रही है। ऑक्शनियर ऐलान करता है, इस जेंटलमैन की तरफ से 1 लाख की बोली आई है। क्या कोई और इससे ऊपर जाना चाहेगा? भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो जाती है। इस कीमत पर कौन बोली लगाएगा? जो इसे खरीदेगा वो बेवकूफी होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसके अंदर कोई खजाना है? मुझे तो लगता है कि इसमें से सिर्फ फटे पुराने चिथड़े निकलेंगे। वो आदमी चिढ़कर कहता है, बच्चे तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। तभी उसका साथी उसे रोकता है, चलो भी रायन, इसके मुंह मत लगो। ऑक्शनियर हथौड़ा मारते हुए कहता है, ठीक है, क्योंकि कोई और बोली नहीं लगा रहा तो ये कंटेनर इस जेंटलमैन को जाता है। इवन की दोस्त योयो अपने पैसे निकालती है। ये मेरी सालों की बचाई हुई अलाउंस है, करीब कुछ लाख होंगे। ये लो। इवन हैरान रह जाता है, अरे वाह, तो ये लड़की भी काफी रईस है। खैर, कोई बात नहीं, बस मेरा कार्ड स्वाइप कर दो। तुम्हें पता है, मैं अपनी 300,000 की मंथली अलाउंस भी खर्च नहीं कर पाता। योयो मना कर देती है, जरूरत नहीं है, मैंने कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब्स करके कुछ पैसे कमाए थे। चलो अब इस बॉक्स को खोलते हैं। मेरी किस्मत हमेशा अच्छी रही है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस नौजवान ने इसे 1 लाख में जीता है। देखते हैं इसके अंदर क्या है। मैनेजर पूछता है, तो क्या हम इसे अभी खोलें? भीड़ चिल्लाती है, खोलो, इसे खोलो, इसमें पक्का कोई खजाना होगा। जैसे ही कंटेनर खुलता है, सब हंसने लगते हैं। वो आदमी ताना मारता है, हाँ, जैसा मैंने कहा था, पूरा कंटेनर पुराने सूटकेसेस से भरा है। इन्हें फाड़ कर देखो, पक्का सब में चिथड़े भरे होंगे। इवन शांत है, तुम हंस क्यों रहे हो सकता है इन सूटकेसेस में कैश भरा हो। वो एक सूटकेस खोलता है और मायूस हो जाता है, ये तो खाली है। इवन कहता है, इतनी जल्दी क्या है, अभी बहुत सारे बाकी हैं। रायन, योयो, मैं इन्हें खोलूंगा, तुम दोनों बस देखो। रायन कहता है, रहने दो, हम सब मिलकर हाथ बटाते हैं। अब खोल ही दिया है तो बस खड़े नहीं रह सकते। एक एक करके सामान की कीमत जांची जाती है। 350 युआन, 720 युआन, सब बेकार। 500 युआन, बेकार। 800 युआन, बिल्कुल कचरा। इवन सोचता है, धत तेरे की, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इस कंटेनर में 100 मिलियन की क्या चीज है। लेकिन अगर सामान को देखें तो वो मिस्ट्री आइटम इन सूटकेसेस में से ही एक हो सकता है। पर कौन सा? मुझे एक एक करके सबको चेक करना होगा। रायन झुंझला जाता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे कोशिश करने दो। हाँ, ये वाला थोड़ा भारी लग रहा है, शायद इसमें खजाना हो। दूसरा आदमी हंसता है, खाक खजाना, इसकी हालत तो देखो कितनी खस्ता है। अगर इसमें खजाना निकला तो मैं अपना जूता खा लूंगा। इवन मन ही मन सोचता है, लेकिन सिस्टम ने कहा था कि यहां कोई चीज 100 मिलियन से ज्यादा की है। क्या ये सबसे भारी वाला बॉक्स हो सकता है? शायद गोल्ड बार्स हो। पीछे से भीड़ धक्का देने लगती है। अरे, पीछे से धक्का मत दो, अंदर क्या है, जल्दी बताओ। जैसे ही बॉक्स खुलता है, सबकी सांसें थम जाती हैं। इवन चिल्लाता है, ये क्या है? पूरे बॉक्स में इन्वेस्टमेंट मेटल भरा है, ये सब यहां क्यों है? धत, पूरे बॉक्स में इन्वेस्टमेंट ग्रेड आयरन रॉड्स भरी हैं।
कोई इतना खाली कैसे हो सकता है? वो आदमी ठहाका मारता है। मैं तो हंसी से पागल हो रहा हूं। इस बॉक्स की कीमत मुश्किल से $100 होगी। बच्चे, तुम वाकई बहुत लकी हो, है ना? रायन कहता है। इवन, सारे सूटकेसेस बाहर निकाल दिए गए हैं। इस जेंटलमैन ने 80 पाउंड आयरन रॉड्स, पुराने कपड़ों का ढेर और 36 सूटकेसेस निकाले हैं। कुल कीमत $800। इवन दंग रह जाता है। क्या? तो क्या ये सूटकेसेस और चिथड़े 120 मिलियन के हैं? नामुमकिन। ये पागलपन है। लेकिन सिस्टम कभी गलत नहीं होता। इसका मतलब है कि 100 मिलियन से ज्यादा की कोई चीज इन्हीं सूटकेसेस के बीच छिपी है। वो आदमी फिर ताना मारता है। अभी भी अकड़ दिखा रहे हो? तुम ही थे ना जो एक बार में 1 लाख की बोली लगा रहे थे? चलो, लगाते रहो बोली। इवन उसे झिड़क देता है। दफा हो जाओ यहां से, अपनी औकात में रहो। तभी योयो चिल्लाती है। इवन, देखो, यहां एक और छोटा सूटकेस है, लेकिन ये बहुत हल्का है। बस एक पुराना सा छोटा केस है। इसमें मुश्किल से 2 जोड़ी कपड़े आएंगे। इवन जैसे ही उसे देखता है, सिस्टम नोटिफिकेशन चमकता है। मार्केट प्राइस 3000 युआन, बाईबैक प्राइस 160 मिलियन। इवन के चेहरे पर चमक आ जाती है। धत, मिल गया। वो योयो से पूछता है। योयो, ये किस ब्रांड का सूटकेस है? योयो उसे गौर से देखती है। ये डॉनकी ब्रांड है। काफी हाइंड लग रहा है। क्या ये महंगा है? ये डॉनकी स्पोर्ट्स लाइन का है। शायद क्रोकोडाइल लेदर से बना है। मुझे सही कीमत तो नहीं पता, पर ये 1 लाख से कम का नहीं होना चाहिए। इवन चौंकता है। इतना महंगा? एक सूटकेस की कीमत 1 लाख से ज्यादा। इसमें वाकई कुछ बहुत कीमती है। यकीन नहीं होता, एक पुराने केस ने ही हमारा सारा घाटा पूरा कर दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। इवन सोचता है, मुझे इसके अंदर की चीजों को ध्यान से देखना होगा। इतने महंगे सूटकेस का मालिक कोई आम इंसान तो नहीं होगा। इसमें कोई बड़ा सरप्राइज हो सकता है। रायन चिल्लाता है। इवन, ये तुम क्या कर रहे हो? इवन ने सूटकेस का कॉम्बिनेशन लॉक तोड़ दिया है। योयो कहती है, हद है, तुमने इसे तोड़ दिया। अब इसे कौन खरीदेगा? इवन जवाब देता है, मुझे लग रहा है इसके अंदर कुछ बहुत खास है। वो उसे खोलता है, लेकिन अंदर सिर्फ रोजमर्रा का सामान निकलता है। वो मायूस होकर सोचता है, ये कचरा भी बेकार है। मॉडल को देखकर लगता है कि ये काफी पुराना है। शायद हमें इसके पार्ट्स अलग करके बेचने पड़ेंगे। तभी उसे कुछ दिखता है। हे इवन, इस नोटबुक को देखो। यहां कुछ नंबर्स और पासवर्ड्स लिखे हैं। BWCW13376। पता नहीं ये पासवर्ड किस अकाउंट का है। क्या ये उस वायरल वीडियो जैसा तो नहीं, जिसमें एक बिटकॉइन अकाउंट और उसकी प्राइवेट की मिली थी? रायन कहता है, कुछ कह नहीं सकते। यहां सिर्फ एक अकाउंट और पासवर्ड लिखा है। ये नहीं बताया कि किस चीज के लिए है। शायद कोई गेम अकाउंट हो या कोई वीडियो साइट। बहुत धुंधला है, पक्का नहीं कह सकते। योयो टोकती है, इतने यकीन से मत कहो। क्या तुम्हारी उस नोटबुक में भी कोई पासवर्ड है? शायद ये इन बैंक कार्ड्स का पासवर्ड हो। रायन हंसता है, पागल मत बनो। अपना पासवर्ड ऐसे कौन लिखता है? और किसका बैंक कार्ड पासवर्ड इतना लंबा होता है? इसमें तो लेटर्स और नंबर्स दोनों मिले हुए हैं। इवन मानता है, सही बात है, नंबर्स और लेटर्स का मिक्स। ये बैंक कार्ड पिन तो बिल्कुल नहीं लग रहा। शायद ये सूटकेस खुद ही सबसे कीमती चीज है। इवन सारा सामान बाहर फैला देता है। सूटकेस का सारा सामान अब बाहर है, तो जो भी चीज 160 मिलियन की है, वो इन्हीं में से एक होनी चाहिए। सिस्टम स्कैन शुरू होता है। आइटम लैपटॉप, बाईबैक प्राइस 200 युआन। ये नहीं है। आइटम आईपैड, बाईबैक प्राइस 80 युआन। आइटम नोटबुक, मार्केट प्राइस 0 युआन, बाईबैक प्राइस 0 युआन। इवन सोचता है, पहली बार मैंने किसी चीज की कीमत 0 देखी है। मार्केट प्राइस 3 युआन। अब और कुछ मत कहो। वो 120 मिलियन का आइटम पक्का इन एनवलोप्स में रखे बैंक कार्ड्स में से ही एक है। वो चिढ़कर कहता है, अगर पैसा बैंक कार्ड में लॉक है तो उसका क्या फायदा? सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। आइटम बैंक कार्ड 0, बाईबैक प्राइस 0। इवन अपना सिर पकड़ लेता है। वो आदमी फिर मजाक उड़ाता है। बच्चे, तुम्हारे पास जो आखिरी कीमती चीज बची थी, वो सूटकेस, उसे भी तुमने खुद तोड़ दिया। लगता है तुमने सब कुछ खो दिया है। हाँ। इवन आखिरी कार्ड चेक करता है। सिर्फ एक बैंक कार्ड बचा है। पक्का यही 120 मिलियन का होगा। सिस्टम, मार्केट प्राइस 0 युआन, बाईबैक प्राइस 0 युआन। इवन चिल्लाता है, ये क्या बकवास है? मुझे मत बताना कि ये 120 मिलियन नहीं है। ये तो सिर्फ 12,000 है। शायद सूटकेस की अपनी ही कुछ कीमत थी। वो फिर से चेक करता है। आइटम सूटकेस, मार्केट प्राइस 120 मिलियन, बाईबैक प्राइस 120 मिलियन। इवन उलझन में है। गलती कहाँ हुई? क्यों? सब कुछ वापस अंदर रखो और फिर से चेक करो। ये वाकई 120 मिलियन का है, लेकिन जब मैंने अलग से चेक किया तो कुछ नहीं निकला। ये बहुत अजीब है। वो आदमी जाते जाते कहता है, अभी भी हार नहीं मानी? आज के बच्चे भी ना। इवन गुस्से में चिल्लाता है, एक शब्द और बोला ना बुड्ढे, तो तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा मछलियों का खाना बनने के लिए। वो लोग वहां से निकल जाते हैं।
रास्ते में इवन सोचता है ये वाकई एक सबक था। इन बैंक कार्ड्स के अलावा यहां हर चीज की कुछ न कुछ कीमत है, तो ये इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता। रुको, वो नोटबुक, बैंक कार्ड्स की तरह उसकी कीमत भी 0 दिखाई गई थी। रायन पूछता है, इवन क्या हुआ? इवन चिल्लाता है, धत, मुझे समझ आ गया। न ये कीमती है न वो, ये दोनों आपस में जुड़े हैं। इस नोटबुक में लिखा अकाउंट नंबर दरअसल इन बैंक कार्ड्स का अकाउंट नंबर है। और किसने कहा कि बैंक पिन में लेटर्स और नंबर्स नहीं हो सकते? पक्का इन बैंक कार्ड्स का बाईबैक प्राइस इनके अंदर छिपा है, पूरे 120 मिलियन। पर अकेले कार्ड की वैल्यू 0 क्यों दिखा रहा है? जो भी हो, बस सिस्टम को इसे बाय बैक करने दो। इस तरह चाहे हम पैसे निकाल पाएं या नहीं, वो हमारे हो जाएंगे। इवन पूछता है, रायन, ये किस देश का बैंक कार्ड है? ये हमारे वैक्सिया का तो नहीं लग रहा। यूबीपी। रायन, क्या तुम्हें पता है ये यूबीपी क्या है? रायन आंखें फाड़कर देखता है। ये कंट्री एस के एक बैंक का कार्ड है। इवन पूछता है, कंट्री एस का कौन सा बैंक? रायन समझाता है, कंट्री एस में बहुत सारे बैंक्स हैं, जिसे लोग आमतौर पर कंट्री एस बैंक कहते हैं। वो यूबीएस है। ये यूबीपी उससे अलग है, कंट्री एस के 7 बड़े प्राइवेट बैंक्स में से एक। क्या तुम्हें पता है कि वहां अनोनिमस अकाउंट्स खुलते हैं? वहां अकाउंट खोलते वक्त तुम अपना असली नाम, नकली नाम या बिल्कुल गुमनाम रह सकते हो। बस कार्ड और पासवर्ड हो तो कोई भी पैसे निकाल सकता है। इवन हैरान है, तो क्या ये कार्ड उन्हीं में से एक है? छोड़ो, शायद हमें इसे न्यूज में देना चाहिए। योयो कहती है, अगर इसमें पैसे हुए तो मुझे लगता है हमें खुद पैसे निकाल लेने चाहिए। रायन पूछता है, इवन तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा इंसान अनोनिमस अकाउंट खुलवाएगा? इवन सोचता है, जाहिर है जिसका पैसा साफ ना हो। वो अपनी पहचान छिपाना चाहते हैं क्योंकि पैसा डटी है। अगर तुम्हारा कार्ड खो जाए तो तुम रिपोर्ट करोगे, है ना? लेकिन अगर ये कार्ड्स कभी रिपोर्ट नहीं हुए तो इसका एक ही मतलब है। नोटबुक की हैंडराइटिंग से लगता है कि इसका मालिक ड्रैगन नेशन से था। अगर वो कोई बिजनेसमैन होता तो कानूनी तरीके से पैसे बाहर भेजता, अनोनिमस रास्ता नहीं चुनता। तो तुम्हें लगता है कि इस कार्ड का मालिक? खैर, अभी उस पर नहीं उलझते। हमें यह भी नहीं पता कि इसमें पैसे हैं या नहीं। शायद हमें फोन करके पूछना चाहिए। इवन फैसला लेता है, मैं अभी की फ्लाइट बुक कर रहा हूं, हम तुरंत निकल रहे हैं। जो इंसान कंट्री एस जाकर अकाउंट खुलवाता है उसके पास कम से कम 10 मिलियन तो होंगे ही। रायन कहता है, 10 मिलियन? इवन, ये उससे कहीं ज्यादा होगा। 10 मिलियन युएन तो सिर्फ 1 मिलियन कंट्री एस फ्रैंक्स होते हैं। इतनी रकम के लिए कोई बाहर नहीं जाता। मेरा अंदाजा है कि इन कार्ड्स में कम से कम 80 मिलियन कंट्री एस फ्रैंक्स होंगे। इवन दंग रह जाता है, 80 मिलियन? उसका एक्सचेंज रेट क्या है? 1:8, यानी 10 मिलियन बन गए 80 मिलियन। हिसाब लगाकर तो मेरा दिमाग घूम गया। उधर मार्कस जियांग खड़ा है। इवन उसे चुनौती देता है, मार्कस जियांग, क्या तुम भी कंट्री एस चलना चाहोगे? मैं इंतजार करूंगा कि तुम अपने शब्द वापस लो। इवन अपनी सवारी में बैठता है, चलो अब सीधा एयरपोर्ट। भीड़ में लोग बातें कर रहे हैं। भाई, हम सब जानना चाहते हैं, क्या वाकई उस कार्ड में पैसे हैं? क्या तुम लिवा सकते हो? इवन मुस्कुराता है, लाइव? जरूर, ये अच्छा आइडिया है। योयो कहती है, मैं इवन के लिए लाइव स्ट्रीम सेट कर देती हूं। चलो रायन। लोग ऑनलाइन जुड़ने लगते हैं। वाह, ये बंदा सच में कंट्री एस पहुंच गया। शर्त लगाओ, अगर पैसे निकले तो एक दबाओ, नहीं तो दो। मैं अपनी पूरी जमा पूंजी दाव पर लगा रहा हूं। इवन बैंक पहुंचता है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? ओहो, फिर से पूर्वी मेहमान। यहां आने वाले पूर्वी क्लाइंट हमेशा बड़े खर्च करने वाले होते हैं। इवन कहता है, मुझे पैसे निकालने हैं। वो उसे सेल्फ सर्विस काउंटर की तरफ भेज देती है। लाइव स्ट्रीम पर लोग दुआएं मांग रहे हैं, मदद करो बजरंगबली, पैसे निकल आए। जैसे ही स्क्रीन पर नंबर्स चमकते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। धत तेरे की, 8 मिलियन! इसमें वाकई पैसे हैं। यकीन नहीं होता, इस बंदे की तो लॉटरी लग गई। एक शिपिंग कंटेनर में ऐसी चीज मिली। 8 मिलियन कंट्री एस फ्रैंक्स का मतलब है करीब 64 मिलियन युएन। इवन शांत है, लगता है हमारा अंदाजा सही था। लोग पागल हो रहे हैं, इसकी किस्मत तो देखो। हर अच्छी चीज इसी की झोली में गिरती है। इवन अगला कार्ड डालता है, देखते हैं अगला क्या कहता है। ओ मेरे खुदा, एक और 5 मिलियन। 2 कार्ड्स मिलाकर 13 मिलियन कंट्री एस फ्रैंक्स हो गए, यानी 100 मिलियन युएन से भी ज्यादा। इतना पैसा इकट्ठा करके बाहर भेजना, क्या ये वही था? रायन पूछता है, कौन? इवन कहता है, अभी पक्का नहीं कह सकते। तभी मार्कस जियांग का कमेंट आता है, इवन भाई, बाकी कार्ड्स चेक करना बंद करो। मैं हर बचे हुए कार्ड को 5 मिलियन में खरीदने के लिए तैयार हूं। लोग हंसने लगते हैं, 5 मिलियन एक कार्ड के? तुम इवन को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हो। इन 2 कार्ड्स में ही 5 मिलियन से ज्यादा है और तुम सिर्फ 5 मिलियन ऑफर कर रहे हो। इवन भाई,
मैं हर कार्ड के 8 मिलियन दूंगा। इवन सोचता है आजकल जुआरियों की कमी नहीं है। सभी 20 कार्ड्स का कुल बैलेंस 120 मिलियन है। अब तक हमने 119 मिलियन कंफर्म कर लिए हैं, यानी बाकी 18 कार्ड्स में सिर्फ 10 मिलियन बचे हैं। 8 मिलियन एक कार्ड के हिसाब से तो ये घाटे का सौदा है ना? पर रुको, ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? इवन, क्या ये नाम मार्कस जियांग का है? तुम यहां सबसे बड़े बेवकूफ हो। मार्कस फिर चिल्लाता है, इवन, मैं तुम्हारे कार्ड्स खरीदना चाहता हूं। बताओ, बेच रहे हो या नहीं? इवन साफ मना कर देता है, नहीं बेच रहा। मार्कस चिढ़ जाता है, धत, 8 मिलियन पर भी नहीं। रायन कहता है, इवन, तुम काफी कॉन्फिडेंट हो, है ना? मार्कस जियांग, तुम्हें वाकई कोई शर्म नहीं है। चलो रायन, बाकी चेक करते हैं। ओ मेरे खुदा, एक और करीब 10 मिलियन। चलो देखते हैं कुल मिलाकर कितने युवन बनते हैं। अभी हम करीब 120 मिलियन पर पहुंच चुके हैं। धत्त तेरे की, मुझे तो सच में जलन हो रही है। ये सिस्टम के ओरिजिनल एस्टिमेट के बिल्कुल बराबर है। बाकी बचे हुए कार्ड्स की कीमत अब 1000 युवन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्या हम आगे चेक करें या नहीं? 10 मिलियन, हर कार्ड के 10 मिलियन मिलेंगे। आखिरी मौका है। इवन, बेच रहे हो या नहीं? माना कि हमारे बीच थोड़ी कड़वाहट है, लेकिन इसे पैसों के बीच में मत आने दो। इवन पूछता है, क्या तुम पक्का हो? 10 मिलियन, डील हुई। मैं अभी इस डील को फाइनल करने के लिए कंट्री एस उड़ रहा हूं, लेकिन एक शर्त पर, तुम पहले बैलेंस चेक नहीं करोगे। डील? मुझे भी इसमें शामिल होना है, मेरा इंतजार करना। रायन पूछता है, इवन, क्या तुम वाकई बेच रहे हो? लगातार 3 कार्ड्स में भारी रकम निकली है। पुराना हिसाब चुकता कर लेना ही बेहतर है, वरना बात और बिगड़ जाएगी। मार्कस जैंग को थोड़ी इज्जत दे ही देते हैं। चलो भी, तुम उससे क्यों डर रहे हो? इवन अपना गला साफ करते हुए कहता है, तुम्हारी बात में दम है। वैसे भाई ये देखो, मेरे पास आजकल कैश की थोड़ी कमी है, क्यों ना हम इसके बदले ट्रेड करें? आइटम, मिस्टीरियस रोसवुड बॉक्स। मार्केट प्राइस अननोन है और बाईबैक प्राइस भी अननोन। वाह, अननोन? क्या ये बॉक्स कोई खजाना है? मार्कस, क्या तुम वाकई मेरे बैंक कार्ड्स के बदले ये बॉक्स देना चाहते हो? मार्कस, तुम बड़े शातिर खिलाड़ी हो। एक कुत्ता भी इस कचरे को नहीं छुएगा। तुम 10 मिलियन की जगह इसे देना चाहते हो। यहां से दफा हो जाओ। बच्चे, इवन, मेरे दोस्त, जरा ध्यान से देखो। ये चीज उतनी साधारण नहीं है जितनी दिखती है। ये हमारे खानदान की निशानी है। अगर तुम ट्रेड नहीं करना चाहते तो मैं इसे वापस ले रहा हूं। रुको, मुझे एक बार फिर देखने दो। इवन, क्या तुम्हारे दिमाग में किसी गधे ने लात मारी है? ये चीज ज्यादा से ज्यादा मिंग डायनास्टी की लगती है। इसकी कीमत 300,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। मुझे पता है, लगता है तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। क्यों जैंग? खैर, शायद मैं जरूरत से ज्यादा दयालु हूं। देखो, तुम्हें सारे कार्ड्स देना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन तुम अपनी पसंद के कोई भी 3 कार्ड चुन सकते हो। 5, 4, एक और शब्द बोला तो तुम खाली हाथ जाओगे। ठीक है, 4 ही सही। रुको, बाकी सब मैं ले लूंगा। 10 मिलियन पर कार्ड। मुझे अकाउंट डिटेल्स भेजो, मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूं। इवन, अगर तुम वाकई इसे खत्म करना चाहते हो तो मुझे बेच दो। मैं हर कार्ड के 20 मिलियन दूंगा। अरे यार, ये तो गलत बात है। ओहे, तुझे मार खानी है क्या? इवन मेरा भाई है। खैर, क्योंकि मैं मिस्टर जियांग और डेरेक को जुबान दे चुका हूं, तो मैं अब पीछे नहीं हट सकता। ठीक है इवन, जैसा तय हुआ था, 10 मिलियन पर कार्ड। चलो हिसाब बराबर करते हैं। ठीक है, मैंने देखा कि तुम्हारा लाइव स्ट्रीम पूरे वक्त चल रहा था और तुमने यहां एक बार भी बैलेंस चेक नहीं किया। यह रहा कॉन्ट्रैक्ट, साइन करो और ट्रांसफर पूरा करो। हाँ, तुम्हारे साथ बिजनेस करके मजा आया। मार्कस मन ही मन सोचता है, ये बच्चा अभी नया है, मुझसे टकराने के लिए अभी बहुत छोटा है। इस बार तो मैंने सच में जैकपॉट मार लिया। ठीक है, अब मैं चलता हूं। आगे के लिए तुम्हें गुड लक। इवन, किसे पता उस बॉक्स में कोई खजाना है भी या नहीं। चलो पहले होटल चलते हैं। रायन, क्या तुम इस बात से नाराज हो कि मैंने तुम्हें कार्ड्स नहीं बेचे? सच कहूं तो पहले मुझे समझ नहीं आया, लेकिन हम कॉलेज में साथ रहे हैं, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूं। मुझे बताओ, क्या वाकई उन कार्ड्स में कोई पैसा नहीं था? सच में नहीं था, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? इवन, एक समझदार आदमी के पास हमेशा अपनी चालें होती हैं। इवन सोचता है, अब मैं उसे ये तो नहीं बता सकता कि मेरे पास एक सिस्टम है ना? ठीक है, चलो अब इस बॉक्स को देखते हैं, इसमें क्या राज छुपा है। वाह, इस बॉक्स में तो एक हिडन मैकेनिज्म है। जल्दी इसे खोलो। आखिर सिस्टम ने इसे अननोन रेटिंग जो दी है। इस तरह की रेटिंग का मतलब हमेशा कोई बड़ा खजाना होता है। सत्यानाश, ये बॉक्स अंदर से खाली क्यों है?
उस कुत्ते मार्कस जैंग ने जरूर इसे पहले ही खोलकर अंदर का सामान निकाल लिया होगा। उसका पूरा प्लान हमें ठगने का था। सच में इवन, तुम दोनों भी। तुमने उसके साथ ट्रेड किया ही क्यों? रुको, ये बॉक्स एक आम बॉक्स के मुकाबले थोड़ा कम गहरा लग रहा है। इसका नीचे का हिस्सा कुछ ज्यादा ही मोटा है। कारीगरी तो कमाल की है। इसके अंदर की रोसवुड बहुत ही स्मूथ है, कहीं भी कोई खुरदरी जगह नहीं है। तो क्या, किसे फर्क पड़ता है? ऐसी चीजें हजारों में मिल जाती हैं। किसी भी एंटिक मार्केट में तुम्हें ऐसी दर्जनों मिल जाएंगी। मिल गया। ये कैसी आवाज थी? तोड़ दिया इसे। ये बॉक्स वाकई अजीब है। वाह, ये तो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, लेकिन ये बहुत ही पतला है, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। ये शीपस्किन वाकई काफी पुरानी है, कम से कम किंग डायनेस्टी के वक्त की। इस पर तो एक ड्राइंग भी है। इवन देखो, ये तो किसी मैप जैसा लग रहा है। साधारण ब्रश से पहाड़ जैसी कोई चीज बनाई गई है और उसके सामने पानी का एक हिस्सा है। पहाड़ ही पहाड़ है, पानी ही पानी है। पहाड़ और पानी के बीच में खड़ा है कोई। ये ड्राइंग आखिर कहना क्या चाहती है? इवन, ये शायद कोई ट्रेजर मैप हो सकता है। ये वाकई वैसा ही लग रहा है, लेकिन अफसोस, ये सिर्फ एक हिस्सा है। इस मैप का दूसरा आधा हिस्सा भी कहीं होना चाहिए। आइटम: ट्रेजर ऑफ शिदेकाई, विंग किंग ऑफ द टेपिंग हेवनली किंगडम। क्या यह शिदेकाई के ट्रेजर मैप का आधा हिस्सा हो सकता है? ये शिदेकाई कौन है? मैंने एक बार इसके बारे में एक किताब में पढ़ा था। वह दादू रिवर पर हार गया था और अपनी सेना के खत्म होने से पहले उसने अपने पास मौजूद खजाने का एक एक टुकड़ा छुपा दिया था। उसने एक डायग्राम भी छोड़ा था जिस पर ये शब्द लिखे थे: पानी के सामने, पहाड़ के पीछे, खजाना इन 8 अक्षरों के बीच है। लेकिन अगर किताब की बात सच है, तो मेरे हाथ में ये आधा मैप क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा वाला ही असली ट्रेजर मैप हो? क्योंकि आज तक उसका खजाना कभी नहीं मिला, जिसका मतलब है कि वो मैप शायद नकली हो सकता है। तो उस बूढ़े लोमड़ी मार्कस जैंग के हाथ से एक और खजाना निकल गया। हाँ, ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। इवन, क्या तुम बता सकते हो कि ये जगह कहाँ है? चलो अभी खजाना ढूंढने चलते हैं। पता नहीं चल रहा। मैप का ये हिस्सा बहुत ही मामूली है, सटीक जगह का पता लगाना नामुमकिन है। एक सेकंड रुको। इवन, ये पहाड़ बहुत जाना पहचाना लग रहा है। मुझे लगता है मैं पहले यहां आ चुका हूं। क्या तुम पक्का हो? पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हम जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी पैकिंग करता हूं और हम आज रात ही निकलेंगे। यो, कहाँ है वो जगह जिसका तुमने जिक्र किया था? धत्त तेरे की, हम पूरा दिन इस गर्मी में पहाड़ चढ़ते रहे। मेरे शॉर्ट्स पसीने से भीग गए हैं। हम पहुंच गए। देखो, यही वो जगह है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। ये कुछ सही नहीं लग रहा। हाँ, वाकई नहीं लग रहा। खैर, शायद हम गलत जगह पर खड़े हैं। कम से कम यहां पहाड़ और पानी तो है। अगर ये सही जगह है, तो उन सुरागों और उन लाइंस के हिसाब से खजाना यही कहीं पास में होना चाहिए। और ये क्लिफ सबसे मुमकिन जगह लगती है। अगर शब्दों और मैप के हिसाब से देखें, तो सब सही बैठ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अजीब लग रहा है। छोड़ो इसे, चलो आसपास तलाश करते हैं। कुछ नहीं मिला। मेरे पास सबसे बड़ा नोट 3 युआन 60 का है, मेरी पूरी जिंदगी की कमाई। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। रोना बंद करो। मेरे पास सबसे बड़ा नोट 20 सेंट्स का है। कहा था ना मैंने, मुझे शुरू से ही पता था। इवन कितना शातिर है, ये जानते हुए भी वह कभी असली खजाना अपने हाथ से नहीं जाने देगा। तो फिर तुमने अपने खानदान की निशानी ट्रेड क्यों की? ये उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। उसे लगता है कि वो जीत गया, लेकिन सच कहूं तो मेरा भी कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, चलो एयरपोर्ट चलते हैं और टिकट्स खरीदते हैं। मैं तुम्हें किसी अच्छी जगह ले जाऊंगा। 100% गलत। हमने इस पहाड़ का कोना कोना छान मारा और यहां कुछ भी नहीं है। इवन, क्या इस मैप में कोई गड़बड़ है? मुझे नहीं लगता कि मैप में कोई दिक्कत है। मुझे लगता है हम गलत दिशा में तलाश कर रहे हैं। जरा रुको, यहां देखो। इस ड्राइंग और लिखावट के अलावा खाली जगह में स्याही के कुछ बिखरे हुए डॉट्स हैं। स्याही के डॉट्स? वो क्या है? मुझे तो ये बस गलती से गिरी हुई स्याही लग रही है। सच कहूं तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, और मैं इस मामले में राइन के साथ हूं। ये शायद बस गलती से गिरे हुए स्याही के धब्बे हैं। शाम मुबारक हो। इवन, मार्कस, क्या तुमने अपने बैंक कार्ड्स चेक कर लिए? तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया। मेरे और डैर के पास कुल मिलाकर सिर्फ 250 युआन आए। हाँ, मार्कस, तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत खराब है। इवन के कार्ड्स कभी 5 मिलियन से कम के नहीं थे। इसे कहते हैं असली खिलाड़ी। ज्यादा हवा में मत उड़ो। इवन ने अब तक शायद उस बॉक्स के अंदर का राज जान लिया होगा। हे, तुम्हारी तरफ से ये कैसी आवाजें आ रही हैं? मुझे मत बताना कि तुम पहाड़ों में हो। ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देता हूं। तुम्हारा कट गया है। मेरा खानदान 3 पीढ़ियों से उस टूटे हुए स्क्रॉल की तलाश कर रहा है।
हमने देश के हर मशहूर पहाड़ और नदी को इतनी बार छाना है कि मैं गिन भी नहीं सकता। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, वहां कोई खजाना नहीं है। हाँ, सत्यानाश, उस बूढ़ी लोमड़ी ने हमें उल्लू बना दिया। इवन, क्या यह ट्रेजर मैप वाकई नकली है? क्या सच में कोई खजाना नहीं है? वैसे बात तो सही है, अगर वाकई कोई खजाना होता तो कोई उसे बहुत पहले ही खोज चुका होता। धत तेरे की, सारी मेहनत बेकार गई। पूरी जिंदगी दूसरों को उल्लू बनाया, कभी नहीं सोचा था कि खुद ही शिकार बन जाऊंगा। इवन, चलो आज रात वापस चलते हैं। मैं उस कुत्ते से अपना हिसाब बराबर करूंगा। अगर मैंने उसे पीट पीट कर अधमरा नहीं किया तो मेरा नाम राय नहीं। इवन सोचता है, ये वाकई में गलती से गिरी हुई स्याही नहीं थी, इसे बहुत सोच समझकर बनाया गया है। आज रात सितारे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ऊपर आसमान की तरफ देखो, ऊपर आसमान में देखो। हुजूर, अभी उस कुत्ते मार्कस जैंग ने आपको उल्लू बनाया है और आपके पास सितारों को देखने का वक्त है। रुको, इन स्याही के डॉट्स को ध्यान से देखने पर ये एक पैटर्न बना रहे हैं। रात के आसमान को देखो, क्या ये डॉट्स किसी कॉन्स्टलेशन को दिखाते हैं? ये बिग डिपर है। लेकिन क्या उस बूढ़े लोमड़ी मार्कस जैंग ने यह नहीं कहा था कि यह मैप नकली है? उसने सिर्फ यह कहा था कि उसे कभी खजाना नहीं मिला। अब मुझे पूरा यकीन है कि इस ट्रेजर मैप को बिग डिपर के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। इवन, बिग डिपर वहां है, लेकिन अगर हम इसकी अभी की दिशा के हिसाब से चलें तो मैप से कुछ भी मैच नहीं कर रहा। मैं तुम दोनों से पूछता हूं, जब शिदेकाई को इस जगह खदेड़ा गया था तब कौन सा मौसम था? इतिहास के पन्नों के मुताबिक वो अप्रैल का महीना था, वसंत का आखिरी वक्त। बिग डिपर की पोजीशन मौसम के साथ बदलती रहती है। यह मैप वसंत के मौसम में बनाया गया था, लेकिन अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए बिग डिपर की पोजीशन बदल चुकी है, जिसका मतलब है कि हम इसकी अभी की पोजीशन को बिल्कुल भी रेफरेंस नहीं मान सकते। जब डिपर का हैंडल पूर्व की ओर इशारा करता है तो धरती पर वसंत की बारिश होती है। जब यह दक्षिण की ओर इशारा करता है तो गर्मी का मौसम होता है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो हमें इसकी जगह इन पोजीशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। बस इस बार यह सही है। ट्रेजर मैप की ज्यादातर चीजें मैच कर रही हैं। तीन तरफ पहाड़, बिल्कुल ड्राइंग की तरह। जंगल का हिस्सा भी मैच कर रहा है, लेकिन दूर पानी का वह टुकड़ा, बस वही एक हिस्सा है जो मैच नहीं कर रहा। यह सच है। मैप के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सबसे सही जगह पानी के पास पहाड़ पर होनी चाहिए, लेकिन हमारे सामने ऐसा कोई पहाड़ है ही नहीं। अभी भी एक सुराग ऐसा है जिसे हम सुलझा नहीं पाए हैं। यहां देखो, इसमें लिखा है कि पानी भी पानी है। यह पक्का शिदेकाई और उसके आदमियों की बात कर रहा है। खास जुमला है, पहाड़ पहाड़ नहीं है, पानी पानी नहीं है, जो शिखर पर खड़ा है। अगर तुम कह रहे हो कि यह पहाड़ पहाड़ नहीं है और यह पानी पानी नहीं है, तो फिर यह क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि ट्रेजर मैप खुद ही नकली है? जरूर ऐसा ही होगा, वरना वह कुत्ता जैंग इतना दरियादिल नहीं होता। अगर मेरी मानो तो यह खजाना कभी मिलने के लिए बना ही नहीं था। शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। चलो वापस चलते हैं। रुको, तुम दोनों को पानी की सतह पर क्या दिख रहा है? क्या पानी पर तो कुछ भी नहीं है भाई। इसे उन 8 अक्षरों वाले सुराग के साथ जोड़कर देखो, फिर पानी में दिख रहे रिफ्लेक्शन को देखो। क्या खजाना पानी के अंदर हो सकता है? यह वाकई पानी के अंदर है, लेकिन हमें अभी भी सटीक जगह का पता लगाना होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन भी बदलता रहता है। वाह, किसने सोचा था? मैं अभी सामान का इंतजाम करता हूं, वह कल सुबह तक पहुंच जाएगा। यह पानी शायद पहले रुका हुआ नहीं था, लेकिन अब यह एक झील जैसा दिखता है। तो जब हम बाद में पानी में उतरेंगे तो सब सावधान रहना। अगर कुछ भी हो तो तुरंत सतह पर आ जाना। अरे, वो चीज क्या है? भागो। धत तेरे की, क्या वो कोई मॉन्स्टर है? आह, गुप गुप, मेरा दम घुट रहा है। सत्यानाश, वह एक ग्रेट व्हाइट शार्क है। यहां ग्रेट व्हाइट शार्क कैसे आ सकती है? भागो, हम तो गए, अब हम नहीं बचेंगे। छुपने की कोई जगह नहीं है। इवन, अब हम क्या करें? आगे बढ़ो, जाओ, आगे बढ़ते रहो। अरे, वो तो पास आ रही है। हम तो गए, अभी तक तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी है। चलो भी, देर मत करो, भागो भागो। इवन, रायन, वह ठीक है, भागते रहो। इवन, रायन, बचो। उफ, बाल बाल बचे, बहुत करीब था। अब हम क्या करें? इवन, अंदर चलो। हे भगवान, इस पानी में सच में एक शार्क है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अभी के लिए शुक्रिया रायन, तुम्हारे बिना मेरा खेल खत्म हो गया होता। चलो भी, हम भाई हैं, अब ज्यादा भावुक मत हो। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या खजाना वाकई यहीं छुपा है। अगर किसी को कोई एतराज नहीं है तो चलो यहां आसपास देखते हैं। यह सिर्फ एक एंट्रेंस होना चाहिए। इस दीवार में कुछ तो अजीब है। सब जरा ध्यान से देखो। क्या इस दीवार पर कोई मैकेनिज्म है? तुम्हें लगता है कि यहां से अंदर जाने का कोई और रास्ता है? हुजूर,
क्या आप कोई नॉवल लिख रहे हैं? अगर हमारी तलाश सही रही है तो ये वाकई बस एक एंट्रेंस है। इवन, रायन, जल्दी यहां आओ। देखो, यहां एक दरार लग रही है। जिस तरह से ये दरार फैली हुई है, ये एक गोल घेरा बना रही है, जिसका मतलब है कि ये उठा हुआ बोल्डर जरूर रॉकिंग स्टोन होगा। यो सही कह रही है, ये उठा हुआ बोल्डर जरूर रॉकिंग स्टोन ही होगा। सच इसके पीछे ही छुपा है। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो इस पत्थर को अभी हटाते हैं। ये बहुत बड़ा है, हमारे पास इसे खोलने के लिए कोई औजार नहीं है। लगता है ये गुफा वाकई कुदरती है, और इतिहास के मुताबिक शिदेकाई ने तब अपने आदमियों को खजाना छुपाने का हुक्म दिया था, और उसके बाद वे सभी आदमी भी गायब हो गए थे। सही कहा। कहते हैं कि उन आदमियों को खजाने के साथ इसी गुफा के अंदर चुनवा दिया गया था, और उनके पास जितना कम वक्त था, शिदेकाई के पास कोई पेचीदा मैकेनिज्म बनाने का वक्त बिल्कुल नहीं रहा होगा। अगर इस बोल्डर को हटाना आसान होता तो अंदर फंसे सैनिक खुद ही इसे हटाकर बाहर निकल आते। तो हम इतनी दूर यहां खाक छानने आए थे, बेकार में? नहीं नहीं, ये सही नहीं हो सकता। यहां देखो, क्या इससे काम बनेगा? वाह, तुम वाकई एक्सप्लोसिव साथ लाए हो। इसे कहते हैं तैयारी। ठीक है, तुम दोनों जल्दी पीछे हट जाओ। वाह, यहां तो अंदर एक पूरी अलग ही दुनिया है। क्या खजाना वाकई इसी जगह हो सकता है? मुमकिन है, लेकिन सब चौकन्ने रहना। यहां ट्रैप्स हो सकते हैं। मैं आगे चलता हूं। यह गुफा काफी ठंडी है, मुझे यहां कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। वाह, हड्डियां, डरो मत। मुझे लगता है ये उन सोल्जर्स की होंगी जिन्हें खजाना छुपाने का काम दिया गया था। अगर मेरा अंदाजा सही है तो आखिरकार हमने सही जगह ढूंढ ली है। वो इवन, जरा उधर देखो। वह एक छोटा सा चेंबर लग रहा है, और उसके अंदर 8 बड़े वुडन चेस्ट रखे हैं। क्या यही वो ट्रेजर है? वो, मैं अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा हूं। मुझे पहले अंदर जाकर चेक करने दो। संभल कर, पहले चारों तरफ अच्छी तरह देख लो। यहां ट्रैप्स हो सकते हैं। यह सिर्फ एक नेचुरल केव है, कोई रॉयल टूम नहीं। भला यहां ट्रैप्स क्यों होंगे? माना कि यह एक नेचुरल लाइमस्टोन केव है, लेकिन इसका फ्लोर देखो। यह बाहर की उबड़ खाबड़ चट्टानों की तरह नहीं, बल्कि एकदम फ्लैट है। और सबसे जरूरी बात, ये 8 बड़े वुडन चेस्ट्स एक खास शेप में रखे गए हैं। रुको, ये तो एक BWA डायग्राम है, एक रहस्यमयी BWA फॉर्मेशन के नीचे दबा हुआ ट्रेजर। खजाने की एक कीमत होती है, लेकिन जान कीमती है। लगता है हमें वाकई सही जगह मिल गई है। ये शिदेकाई का ट्रेजर है। तुम्हारा क्या कहना है, इवन? देखो इन 8 क्रेट्स को कैसे अरेंज किया गया है। ये शेप बिल्कुल एक टेक्स्ट बुक BWA लेआउट है। 8 बड़े वुडन क्रेट्स एक सर्कल बनाते हैं, और ठीक बीच में 2 विशाल पत्थर रखे हैं। अगर हम इसे ऊपर से देखें तो ये और भी साफ दिखेगा। तो यहां वाकई किसी तरह का ट्रैप मैकेनिज्म है। क्या इसका मतलब यह है कि ये ट्रेजर हमारे इतने करीब है कि हम इसे बस छूने ही वाले हैं? हमें इसे छोड़ना होगा। कोई जल्दी नहीं है, पहले आराम से इस केव को स्टडी करते हैं, फिर इस मैकेनिज्म को सुलझाने का तरीका ढूंढेंगे। इवन, जरा यहां देखो। इस दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, द हेवनली किंगडम नेवर फॉल्स। हेवनली किंगडम का मतलब टेपिंग हेवनली किंगडम से है। सिर्फ इन 4 शब्दों से ही हम यकीन से कह सकते हैं कि ये टेपिंग हेवनली किंगडम के सैनिक थे। विंग किंग हमें बचाकर इस जगह ले आए थे। हम नदी पार करके पीछा कर रही किंग आर्मी से बच सकते थे, लेकिन तभी हमारे बीच की एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया। इसलिए विंग किंग ने 3 दिनों के जश्न का हुक्म दिया। इवन, ये सब इतिहास की किताबों से काफी मेल खाता है। लेकिन फिर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 दिन बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नावें आगे नहीं बढ़ पाई। स्थानीय कबीलों ने हमें खदेड़ दिया, और किंग ट्रूप्स ने हमारा रास्ता रोक दिया। कोई रास्ता न देख, विंग किंग ने हमें सारा ट्रेजर यहां छिपाने का आदेश दिया। यहां पड़े ये कंकाल जरूर विंग किंग के आदमियों के होंगे, और वे 8 बड़े क्रेट्स खुद ट्रेजर होने चाहिए। यहां और भी कुछ लिखा है। मैं 80 से ज्यादा आदमियों को लेकर आया और इस जगह खजाना छुपा दिया। जब हम पीछे हट रहे थे तो विंग किंग ने गुफा को बड़े पत्थरों से बंद करने का आदेश दिया, जिससे हम अंदर ही फंस गए। हमने बाहर निकलने का दूसरा रास्ता खोदने की कोशिश की, लेकिन हफ्तों तक बिना सूरज की रोशनी के रहने के बाद मेरे भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए और तड़प तड़प कर मर गए। अपने आखिरी 10 भाइयों के साथ अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हमने ये सेटअप तैयार किया। अगर आने वाली पीढ़ियों में से कोई किस्मत वाला इस जगह को ढूंढ लेता है तो याद रखना, इस खजाने का लालच मत करना, वरना इसके अंजाम कभी खत्म नहीं होंगे। लगता है सब कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से मैच कर रहा है। इन लोगों को खुद विंग किंग की साजिश ने यहां फंसाया था, शायद इसलिए ताकि वे कभी खजाने के लिए वापस ना आ सके। क्या सही है और क्या गलत, ये फैसला करना हमारा काम नहीं है। इवन, उस स्केल्टन को देखो। ऐसा लग रहा है जैसे वो गुफा की दीवार के सहारे बैठे बैठे ही मर गया। इवन, ये चीज क्या है? विंग किंग्स टोकन। जैसा मैंने सोचा था, ये शिदेकाई का अपना टोकन है।
पीछे कुछ भी नहीं लिखा है। ये कोई आम स्टैंडर्ड इशू टोकन नहीं है। ये ऐसा लग रहा है जैसे शिदेकाई ने इसे खुद अपने टॉप ऑफिसर्स को दिया हो, एक पर्सनल टोकन। तो ये आदमी जीते जी जरूर शिदेकाई का कोई बड़ा और भरोसेमंद अधिकारी रहा होगा। इवन क्या इसकी कोई कीमत है? टेपिंग हेवनली किंगडम के बचे हुए टोकन्स वैसे ही बहुत रेयर होते हैं, और ये तो खुद शिदेकाई का है, इसलिए इसकी रिसर्च वैल्यू बहुत ज्यादा है। तुम कह सकते हो कि ये अनमोल है। हम अमीर बन गए। हाँ, किसने सोचा था? शिदेकाई का वो खजाना जिसे कोई और कभी नहीं ढूंढ पाया, उसे हमने ढूंढ लिया। जब तुम दोनों यहां जांच कर रहे थे, तो क्या तुम्हें बाहर निकलने का कोई और रास्ता मिला? हमें दूसरे रास्ते की क्या जरूरत है? एक बार खजाना मिल जाए तो हम उसी रास्ते से वापस चले जाएंगे जिससे आए थे, है ना? तुम अभी भी खजाना ले जाने की सोच रहे हो। क्या तुमने दीवार पर लिखी वो आखिरी लाइन नहीं देखी? वहां लिखा था, इस खजाने को छूने से अंतहीन मुसीबतें आएंगी। छोड़ो भी, क्या तुम वाकई उस पर यकीन करते हो? अगर तुम मुझसे पूछो तो ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए है, महज एक दिखावा। हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। इसे सच मान लेना ही बेहतर है। सावधानी में ही भलाई है। इवन इस बारे में सही कह रहा है। मुझे भी नहीं लगता कि हमें इसे हल्के में लेना चाहिए। चलो फिर। और हम इतनी दूर आए ही क्यों थे? क्या सिर्फ यहां देखने और चले जाने के लिए? हाँ, तुम सब यहां क्या कर रहे हो? क्या ये साफ नहीं है तुम यहां हमें रास्ता दिखाने के लिए आए हो? कमीने मार्कस, तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? सच सच, क्या तुमने कभी वो कहावत सुनी है, द मैंटिस टॉक्स द सिकेडा अनअवेयर द ओरियोल वेट्स बिहाइंड? क्या तुम्हें वाकई लगा कि मुझे उस ट्रेजर मैप के बारे में पता नहीं चलेगा? तुम्हारे बॉस की किस्मत हमेशा से कमाल रही है। मैं भी बस अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। उम्मीद नहीं थी कि तुम वाकई इसे ढूंढ लोगे। मैंने तुम्हें कम आंका था। नहीं, तुम बस अपने आप में बहुत ज्यादा चूर हो। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ, वरना मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम सबको इन कंकालों का साथ देने के लिए यहीं छोड़ दूं। तुमने ये जगह ढूंढ ली। बस उस खजाने को छूने की कोशिश करो और देखो क्या होता है। हाँ, बच्चे, यहां तुम्हारी कब से चलने लगी? तुम्हारे बाप की भी मेरे सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होती। मार्कस, उधर देखो, खजाने के 8 पूरे क्रेट्स। हम आखिरकार अपनी किस्मत बदल सकते हैं। रायन, जब तुम किसी और की छत के नीचे खड़े होते हो तो तुम्हें अपना सिर झुकाना पड़ता है। इस बार हम अपना नुकसान सह लेंगे। खजाना ले जाओ, ये तुम्हारा है। इवन तुम एक शार्क के सामने पीछे नहीं हटे, तो फिर इन गुंडों के सामने क्यों डर रहे हो? मुझे यकीन नहीं होता कि हम इन्हें हरा नहीं सकते। रायन, इवन की बात मानो। हाँ, चलो भाइयों, क्रेट्स खोलो। इवन, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? उस कमीने के हाथ खजाना लग चुका है। वो वैसे भी हमें छोड़ने वाला नहीं है। अगर ऐसा ही होने वाला है तो बेहतर है कि हम लड़ें। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि यहां एक ट्रैप मैकेनिज्म है। जैसे ही उन क्रेट्स के साथ छेड़छाड़ होगी, कुछ बुरा होने वाला है। तो अब हम क्या करें? इंतजार करो। ये तो सोने का पहाड़ है। ये जरूर तुम्हारा होगा। इवन, सोने का इतना बड़ा टुकड़ा, इसकी कीमत भला कितनी होगी? ये खरा सोना नहीं है, ये एक गिल्डेड ब्रॉन्ज माउंटेन है। इतिहास में जिक्र है कि ये शिदेकाई की सबसे पसंदीदा चीज थी। इसकी कीमत लगभग एम्प्रेस डाउजर सियाक्साई के जेड वाटरमेलन जितनी है। हाँ, भगवान वाकई मेरे साथ है। किसने सोचा था कि शिदेकाई का खजाना हमें मिल जाएगा? तुम सब वहां खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो और ये क्रेट्स मेरे लिए बाहर ले चलो। रुको, मुझे अभी एहसास हुआ कि वे 8 क्रेट्स 1-8 गेट्स फॉर्मेशन बना रहे हैं। 1-8 गेट्स फॉर्मेशन, वो क्या होता है? हाँ, मैंने पुराने ग्रंथों में इसके बारे में पढ़ा है। इसके पीछे का सिद्धांत असल में बहुत आसान है। यह आसमान और जमीन के 8 दरवाजों का इस्तेमाल करके बनाया गया एक फॉर्मेशन है। इसमें अनगिनत बदलाव हो सकते हैं। फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए तुम्हें सबसे पहले लाइफ गेट ढूंढना होगा। कौन सा लाइफ गेट? तुम जितना समझा रहे हो, मैं उतना ही उलझता जा रहा हूं। आकाश और पृथ्वी के 8 द्वार होते हैं। शुभ द्वार, गेट ऑफ ओपनिंग, गेट ऑफ रेस्ट और गेट ऑफ लाइफ। गेट ऑफ डेथ, गेट ऑफ फियर और गेट ऑफ इंजरी अशुभ है, जबकि गेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन और गेट ऑफ व्यू सामान्य है। 8 गेट्स फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए तुम्हें पहले लाइफ गेट का पता लगाना होगा, फिर उसे फॉर्मेशन के की पॉइंट के साथ जोड़ना होगा। तभी तुम इसे तोड़ सकते हो, वरना तुम ट्रैप को एक्टिवेट कर दोगे। तो तुम्हारा मतलब है कि अगर उन्होंने लापरवाही से उन क्रेट्स को छुआ तो ट्रैप शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। उन्होंने ट्रैप को ट्रिगर कर दिया। मेरा हाथ। तुम सब वहां खड़े क्या देख रहे हो? यहां आओ और मेरी मदद करो। मार्कस, इसे कर्मा कहते हैं। तुम्हारे लिए 2 शब्द, जैसा करोगे वैसा भरोगे।
हर तबाही की शुरुआत सिर्फ एक शब्द से होती है, लालच। मार्कस, तुम्हारे लिए एक कहावत है, जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुम्हें मिल ही जाएगा, और जो नहीं है उसे पाने के लिए तुम कितनी भी जोर जबरदस्ती कर लो, कुछ नहीं बदलेगा। लगता है ये खजाना कभी तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे यहां से बाहर निकालो। मुझे अब खजाना नहीं चाहिए, मैं वाकई इसे नहीं चाहता। तुम्हें बचाऊं? हाँ, सपने देखना छोड़ दो। लगता है यही किस्मत है। अगर तुम यहां न आते और मैकेनिज्म को ट्रिगर न करते तो मैं वैसे भी इस खजाने को बाहर नहीं ले जा पाता। ठीक है रायन, हमारे किसी भरोसेमंद आदमी से कांटेक्ट करो और इस सामान को बाहर निकालना शुरू करो। और मेरा क्या होगा? जब सब कुछ बाहर निकल जाएगा तब हम तुम्हें भी बाहर निकालने के बारे में सोचेंगे। चिंता मत करो। रही बात उन आदमियों की जिन्हें तुम अपने साथ लाए थे, तो वो तुम्हारा अपना मसला है ना? मैं अभी एक हेलीकॉप्टर और ज्यादा लोगों को बुलाता हूं। सब लोग संभल कर रहना। यहां खजाने के अलावा और कुछ नहीं है। इवन, क्या हम वाकई मार्कस को ऐसे ही छोड़ देंगे? आखिर ये एक मॉडर्न दुनिया है, हमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, उन्हें यही रहने दो, उन्हें खुद अपना रास्ता ढूंढने दो। चलो सीधे तुम्हारे घर चलते हैं। इवन, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। इवन, क्या हम अब क्रेच खोल रहे हैं? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें खोलने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं। इस बार हम सब कुछ 3 हिस्सों में बांटेंगे। तुम्हें वो ट्रेजर मैप अपना बैंक कार्ड देकर मिला था। हम उस डील को नहीं छेड़ रहे हैं। नहीं, शुक्रिया। और वो शिपिंग कंटेनर, हमने उसे भी साथ में खरीदा था। इसलिए खजाना बराबर बंटना चाहिए। वो मैप तुमने अपनी मेहनत से हासिल किया था, उसका हमसे क्या लेना देना? वैसे भी मुझे वो नहीं चाहिए। अगर तुम मना करोगे तो हमारी दोस्ती खत्म। धत, ठीक है, मैं तुम्हें हिस्सा दूंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10%। अगर मंजूर नहीं तो ठीक है, हमारी दोस्ती खत्म, है ना? 10% ही सबसे ज्यादा है जो हम लेंगे। धत, इस लड़के ने पानी में मेरी जान बचाई थी। छोड़ो, वैसे भी अब मेरे पास सिस्टम है। एक हिस्सा कम होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बाद में इसकी भरपाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, अब देर मत करो, जल्दी से ये क्रेट्स खोलो। मेरे हाथ खुजला रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। आइटम, द स्वॉर्ड ऑफ गुजियान, किंग ऑफ यूए। मटीरियल, ब्रॉन्ज। डिटेल्स, दुनिया की सबसे महान तलवार, कांस्य तलवारों का राजा। मार्केट प्राइस 66 बिलियन, बाईबैक प्राइस 66 बिलियन। यह वाकई द स्वॉर्ड ऑफ गुजियान है क्या? द स्वॉर्ड ऑफ गुजियान, किंग ऑफ यूए। ओ मेरे खुदा, ये उस राजा की तलवार है जो अपने बिस्तर के पास कड़वे करेले का स्वाद लेकर सोता था। क्या यह स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड के आखिर में स्टेट ऑफ यूए का खजाना नहीं है? ये यहां कैसे आई? इतनी रेयर चीज, एक बिल्कुल अनमोल अवशेष। इवन, क्या तुम गलत हो सकते हो? मेरे गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। रिकॉर्ड्स के मुताबिक स्वॉर्ड ऑफ गुजियान की कुल लंबाई 55.6 सेंटीमीटर है और इसका ब्लेड मुख्य रूप से एक डार्क डायमंड लैटिस जियोमेट्रिक पैटर्न से ढका हुआ है। ब्लेड के अगले हिस्से पर बीस्ट मोटिव्स बने हैं जिनमें ब्लू ग्लास जड़ा हुआ है, और गार्ड के पिछले हिस्से पर क्लाउड पैटर्न्स बने हैं जिनमें टर्कोइज जड़ा हुआ है। इसका पम्मेल डिस्क की तरह है जो बाहर की तरफ एक अंगूठी की तरह फैला हुआ है। इसके अंदर धातु में 11 बहुत ही बारीक कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ढले हुए हैं। इसका हिल्ट रेशमी धागे से लिपटा हुआ है और उस पर 3 रिंग बैंड्स बने हैं, और ब्लेड के दोनों तरफ वही डार्क डायमंड पैटर्न है। सामने ब्लू ग्लास जड़ा हुआ है, पीछे टर्कोइज डिजाइन्स जड़े हुए हैं। हर एक डिटेल मैच कर रही है। धत, अगर ये सच है इवन, तो तुम फिर से मालामाल हो गए। इवन, क्या तुम्हें यकीन है? क्या हमें इसे चेक करवाने के लिए किसी एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए? अभी जरूरत नहीं है, ये सही होनी चाहिए। यहां देखो, जहां ब्लेड गार्ड से मिलता है वहां इंस्क्रिप्शन की 2 लाइंस है, कुल 8 शब्द। गुजियान, किंग ऑफ यूए, मेड दिस स्वॉर्ड फॉर हिज ओन यूज। रायन, जाओ कुछ एक 4 पेपर लेकर आओ। अविश्वसनीय, 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी और अभी भी इतनी तेज। न केवल इसकी कारीगरी लाजवाब है, बल्कि 2500 साल बाद भी इसके पैटर्न्स एकदम साफ और खूबसूरत है, बिना किसी जंग के। इसे दुनिया की सबसे महान तलवार कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यो, क्या तुम्हारा परिवार एक ऑक्शन हाउस नहीं चलाता? जल्दी से हमें एक अंदाजा बताओ। इसे किसी अंदाजे की जरूरत नहीं है, ये अनमोल है, लेकिन अगर मुझे कोई कीमत बतानी हो तो ये 10 बिलियन से कम नहीं होगी। वो 10 बिलियन, तुम बहुत छोटा सोच रहे हो। मैं तो कहूंगा इसकी कीमत कम से कम 50 बिलियन है। ठीक है, हम अभी और कुछ नहीं खोल सकते। जो भी हो, इन क्रेट्स के अंदर का सामान बहुत कसकर पैक किया गया है। अगर हम इसे लापरवाही से खोलेंगे तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। मैं तुरंत एक वैक्यूम सील्ड रूम बनवाता हूं।
जब वो तैयार हो जाएगा तब हम बाकी सामान खोलेंगे, लेकिन इसे शुरू से बनाने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। क्यों ना हम मेरे घर चलें? मेरे परिवार के ऑक्शन हाउस में पहले से ही एक वैक्यूम रूम है, बस इसे इस्तेमाल करने से पहले 2 हफ्ते की सर्विसिंग की जरूरत है। सही है, और वहां तुम्हारे पास टॉप टियर अप्रेजर्स भी हैं। मैं अभी सब कुछ वहां ले जाने का इंतजाम करता हूं। जरूर, मुझे एक कॉल करने दो। हेलो, कौन बोल रहा है? एक और कंटेनर ऑक्शन है ना? जरूर। मुझे इवन से पूछने दो। पिछली बार वाला कंटेनर वाला मामला याद है? मेरा एक दोस्त है जिसने कंट्री एम के एक पोर्ट से कांटेक्ट किया है। वह यही काम करता है। वैसे भी अगले 2 हफ्तों तक हमारे पास करने को कुछ नहीं है। क्या तुम उसे चेक करने चलना चाहते हो? जरूर, क्यों नहीं? तो फिर कल निकलते हैं। सब कुछ पहले से ही तय है। 2 हफ्ते काफी समय है। हाँ, परफेक्ट। मैं अभी फ्लाइट्स बुक करता हूं। हम कल सीधे कंटेनर्स खोलने जा रहे हैं। इस बार मैं भी एक सुपर ट्रेजर निकालूंगा। इवन, क्या एक फॉरेन कंटेनर मिस्ट्री बॉक्स ऐसा ही दिखता है? ये हमारे वाले से ज्यादा अलग नहीं है। आइटम, एन इंटरेस्टिंग शिपिंग कंटेनर, बाई बैक प्राइस अननोन। ये क्या हो रहा है? मुझे मत बताना कि सिस्टम को विदेशी चीजों की कीमत भी नहीं पता। ये कंटेनर हैक्सिया से अलास्का भेजा गया था। चूंकि मालिक बचा हुआ बैलेंस नहीं चुका पाया, इसलिए इसे पब्लिक ऑक्शन के लिए रखा जा रहा है। सबके पास इसे इंस्पेक्ट करने के लिए सिर्फ 1 मिनट है। बोली $100 से शुरू होती है। इवन पूछता है, ऑटम, क्या तुमने इसे ध्यान से देखा? क्या तुम्हें यकीन है कि वो एक कैमरा लेंस है? ऑटम जवाब देती है, बिल्कुल यकीन है। पिक्चर में साफ तौर पर एक कैमरा लेंस दिख रहा है। हम इसे हाथ से जाने नहीं दे सकते। $1000। इवन हंसते हुए कहता है, इवन देखो, ये पूरी जगह इसी तरह के कचरे से भरी हुई है। एक कुत्ता भी इस कबाड़ को नहीं चाहेगा। $1000। इवन सोचता है, क्या तुमने इस पर लिखी हुई चीजों पर ध्यान नहीं दिया? ओह, अब मैं समझा। वो उन्हें स्कैम करने की कोशिश कर रहा है ना? ये पूरा कंटेनर असल में एक ट्रैप है। जो भी इस बोली को जीतेगा वो बहुत पछताएगा। पता नहीं किस जीनियस ने ऐसा अजीब सेटअप तैयार किया है। ये उन सभी ट्रेजर हंटर्स को लूटने के लिए बनाया गया है जिन्हें चाइनीज पढ़नी नहीं आती। चलो, अभी इस आदमी को भनक नहीं लगने देते। हम इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहते। उधर भीड़ में से कोई चिल्लाता है, ओ मेरे भगवान, मुझे लेंस दिख रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शिपमेंट सीधे HIA से आई है। हक्सिया के इलेक्ट्रॉनिक्स पागलों की तरह बिकते हैं। इनमें से एक क्रेट में कैमरा लेंसेज है, बाकी में शायद फोन्स और लैपटॉप्स होंगे। $1500। दूसरा कहता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बॉक्स पर साफ तौर पर कैमरा लेंस लिखा है। उसके नीचे 3 चाइनीज कैरेक्टर्स हैं, लेकिन मैं उन्हें पढ़ नहीं सकता। दूसरा जवाब देता है, मैं भी नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि कैमरा का ट्रांसलेशन ठीक 3 चाइनीज कैरेक्टर्स में होता है। आंद्रे हंसते हुए कहता है, तुम दोनों इसे नहीं पढ़ सकते, लेकिन मैं पढ़ सकता हूं। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं। वो 3 कैरेक्टर्स असल में थर्मोस कह रहे हैं। धिक्कार है, इधर लोग बातें कर रहे हैं। बॉस इवन अब थर्मोसेस पर बोली लगा रहा है। क्या वहां कोई बैंक कार्ड छुपा है या कुछ और? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सब सिर्फ कैमरा लेंसेज हो। ऑक्शनियर कहता है, ये कंटेनर नीलामी के लिए है क्योंकि मालिक इसका बैलेंस नहीं चुका सका। इवन चिल्लाता है, $3000। आंद्रे जवाब देता है, $3100। चलो भी। इवन चिढ़कर कहता है, ये आदमी कहां से आ गया? तुम्हारा मुकाबला करने के लिए स्वागत है, लेकिन क्या तुम एक बार में $1 से ज्यादा बढ़ा सकते हो? आंद्रे कहता है, मैं जितना चाहूं उतना बढ़ाऊंगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो सामने आओ। इवन सोचता है, ये बंदा हॉकिया से है ना? उसे जरूर उन 3 कैरेक्टर्स की पहचान होगी। तो इसका मतलब ये सच में कीमती है। $5000। फर्क नहीं पड़ता अगर कीमत थोड़ी ज्यादा हो जाए। जब तक ये सच में कैमरा लेंसेज है, हमें नुकसान नहीं होगा। और अगर बाकी क्रेट्स में फोन्स और लैपटॉप्स निकले तो हमें जबरदस्त मुनाफा होगा। ऑक्शनियर चिल्लाता है, $10,000। 10,000, $15,000। आंद्रे चिढ़ाते हुए कहता है, चलो दोस्त, अगर हिम्मत है तो फिर से बढ़ाओ। इवन कहता है, $20,000। आंद्रे जवाब देता है, 20,000 और $10। क्या तुम मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो? इवन पूछता है, ऑटम, हमारे पास कितना बचा है? चलो अपना सब कुछ इसमें लगा देते हैं। ऑटम कहती है, हमारे पास अभी भी 50,000 है। इवन चिल्लाता है, $50,000। चलो दोस्त, अगर हिम्मत है तो बढ़ाओ और ये सब तुम्हारा होगा। इवन सोचता है, ये विदेशी आदमी असल में चाइनीज है ना? वो चाइनीज कैरेक्टर्स पढ़ सकता है। उसे ठीक से पता है कि पिक्चर के नीचे उस कैमरा लेंस लेबल का क्या मतलब है। अगर वो अभी भी इसके लिए लड़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो इसे जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब मैं बिना किसी चिंता के अपना सब कुछ लगा सकता हूं। एक पुराने कंटेनर के लिए $50,000।
बोली पहले ही 300,000 के पार जा चुकी है। इवन कहता है, इतना काफी है आंद्रे। हाँ, 50,000। और तुम्हें लगता है कि ये मुझे डरा देगा? सिर्फ उस अननोन शब्द के लिए जो सिस्टम ने इसे दिया है। मैं ये कंटेनर ले रहा हूं। ऑक्शनियर हथौड़ा मारते हुए कहता है, $50,000 में बिका। आंद्रे को बधाई। ऑटम चिल्लाती है, इवन रुको, मैंने अभी अपनी बोली नहीं लगाई है। ऑक्शनियर कहता है, समय खत्म हो गया, तुमने अपना मौका गवा दिया। आंद्रे हंसते हुए कहता है, कैसा लगा दोस्त? अभी भी लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा बोली लगा सकते हो? लगता है तुम भूल गए कि ये किसका इलाका है। इवन गुस्से में कहता है, ये धांधली है, कौन इस तरह खेलता है? वो बूढ़ा ऑक्शनियर बहुत भ्रष्ट है। इसे सीधे मुझे सौंपने के लिए उसने मुझे मैसेज करके $1,000 की रिश्वत मांगी थी। आंद्रे खुशी से कहता है, फिर भी ये एक एक पेनी के लायक है। हम बहुत बड़ा हाथ मारने वाले हैं। वहां शायद कम से कम एक और क्रेट होगा जो आईफोन्स और मैकबुक से भरा होगा। एक बार जब हम वो सब बेच देंगे तो इसकी कीमत कम से कम 1 मिलियन होगी। ओ मेरे भगवान, हम इस बार इतने पैसे कमाने वाले हैं। हमें इसे किस चीज पर खर्च करना चाहिए? मैंने पहले ही एक प्लान बना लिया है। पहले भाइयों को एक शानदार पार्टी देंगे। वो विदेशी आदमी बहुत परेशान करने वाला है। हमें उसे उसकी औकात दिखानी ही होगी। उधर इवन तंज कसते हुए कहता है, जरा देखो तो, अभी क्रेट खुला भी नहीं है और उसने शेक ही बघारना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि इसे खोलने पर पूरा कंटेनर थर्मोसे से भरा निकलेगा और तुम्हें अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी? ऐसा इंसान जिसने कभी दुनिया नहीं देखी। आंद्रे कहता है, यह बिल्कुल सही मौका है ये दिखाने का कि मैं क्या कर सकता हूं। तो क्या हम इसे खोल रहे हैं या नहीं? चलो इसे खोलते हैं। इवन मुस्कुराते हुए सोचता है, मैं बस आराम से बैठकर इन दो बेवकूफों को खुद को शर्मिंदा करते हुए देखूंगा। अभी भी बॉस 7 का मजाक उड़ाने की हिम्मत है। आंद्रे क्रेट उठाते हुए कहता है, यह क्रेट बहुत हल्का लग रहा है। मैंने कभी करीब से हाइंड कैमरा लेंस नहीं देखा, लेकिन अगर मैंने कभी सुअर का मांस नहीं खाया तो कम से कम सुअर को भागते हुए तो देखा है। शायद ये कोई नई हाईटेक चीज हो। आजकल बहुत सारे हाईटेक प्रोडक्ट्स हल्के होते जा रहे हैं, यहां तक कि आईफोन्स भी पतले और हल्के होते जा रहे हैं। जरूर यही बात होगी। कैमरा लेंसेज का ये पूरा क्रेट निश्चित रूप से कटिंग एज टेक से बना है। हम अमीर बनने वाले हैं। इवन कहता है, हाइंड कैमरा लेंसेज सच में बहुत कीमती होते हैं। बेशक मैंने नहीं देखा कि दूसरे लोग कैमरा लेंसेज कैसे भेजते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से उन्हें इस तरह एक क्रेट में कचरे की तरह नहीं डालेंगे। आंद्रे चिल्लाता है, ओ नहीं, हम तो बर्बाद हो गए। आंद्रे, इस लेंस का मटेरियल बहुत हल्का है। शायद ये कोई हाईटेक मटेरियल है। मैंने सुना है कि आजकल नैनोटेक सबसे ज्यादा चर्चा में है और किसी भी चीज पर वो शब्द चिपका दो और अचानक उसकी कीमत करोड़ों में हो जाती है। तुम्हें लगता है कि ये क्रेट नैनो लेंसेज से भरा हो सकता है? इवन सोचता है, अज्ञानता सच में एक वरदान है। कभी कभी मूर्ख होना भी एक तरह की खुशी है। मैं सच में देखना चाहता हूं कि ये लेजेंडरी हाईटेक चीज असल में कैसी दिखती है। आंद्रे चीखता है, ओ नहीं, ये खाली है। किसी ने हमारे हाईटेक लेंसेज चुरा लिए। इवन हंसते हुए कहता है, तुम दोनों सच में एक कॉमेडी एक्ट हो। तुम लोगों से क्रेट्स खुलवाना टैलेंट की बर्बादी है। मेरी सलाह मानो, स्टैंड अप कॉमेडी ही तुम्हारी असली जगह है। आंद्रे पूछता है, इवन उसका क्या मतलब है? इवन चिल्लाता है, बेवकूफ, ये थर्मोजेस है, कोई लेंस बॉक्स नहीं। हमारे साथ स्कैम हो गया, हमारे साथ धोखा हुआ है। आंद्रे रोते हुए कहता है, क्या इसका मतलब है कि हम करोड़पति नहीं बनने वाले? मैट कहता है, भगवान का शुक्र है तुमने ये पहले ही देख लिया, वरना हम कंगाल हो जाते। इवन पूछता है, आंद्रे, तुम्हें क्या लगता है कि थर्मोजेस का ये पूरा कंटेनर असल में कितने में बिक सकता है? अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, आइटम अ ट्रेजर इन डिस्गाइज, मार्केट प्राइस $50,000, बाई बैक प्राइस अननोन। इवन सोचता है, तो ये सच में कीमती था। इस आदमी ने इसके लिए 50,000 दिए। मार्केट प्राइस 50,000 निकली, लेकिन बाईबैक प्राइस अभी भी अननोन है। ये कंटेनर सीधे घर से आया है, इसलिए इसके अंदर जो कुछ भी है उसे देश से बाहर तस्करी करके लाया गया होगा। वजह जो भी हो, हम एक राष्ट्रीय खजाने को विदेश में फंसा हुआ नहीं छोड़ सकते। 3 थर्मोजेस अपने आप में बहुत कीमती नहीं है, लेकिन एकता में शक्ति है। इस पूरे कंटेनर में कम से कम 1000 थर्मोजेस है। लगभग $10 प्रति पीस के हिसाब से थर्मोजेस का ये पूरा बैच कम से कम $10,000 का है। हम यहां मुनाफा कमाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, बस जो हो सके उसे बचाना चाहते हैं। मैट कहता है, इवन आंद्रे की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है। क्यों न तुम उससे ये थर्मोजेस खरीद लो? हमारी दुकान को वैसे भी नए स्टॉक की जरूरत है, उसकी मदद भी हो जाएगी। आंद्रे गिड़गिड़ाते हुए कहता है, ओह मेरे अच्छे चाइनीज दोस्त, आपकी अपनी दुकान भी है। पहले आपको ठेस पहुंचाने के लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बार हमारी मदद करेंगे, ये देखते हुए कि हम एक ही लाइन में काम करते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो हमेशा चाइनीज लोग ही काम आते हैं। कृपया
मैंने सुना है कि आप चाइनीज लोगों के पास एक कहावत है, एक जान बचाना 7 मंजिला शिवालय बनाने से ज्यादा कीमती है। कृपया हमारी मदद करें, हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। इवन सोचता है, चलो कम से कम उस दूसरे आदमी को अपने साथ नीचे गिराना हमारे काम आया। $5,000, मैं ये कंटेनर ले लूंगा। आंद्रे कहता है, डील मेरे हौकिया के दोस्त। तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक अच्छी डील मिल रही है। इन थर्मोजेस की मार्केट वैल्यू $10,000 है। $5,000 मेरे लिए निश्चित रूप से नुकसान है, लेकिन ये सिर्फ आइडियल कंडीशंस में है। अगर ये नहीं बिके तो ये सिर्फ कचरे का ढेर है जिसकी कोई कीमत नहीं है। इसे खरीदने वाला कोई पूरा बेवकूफी होगा। इवन मुस्कुराते हुए कहता है, ओह क्या ऐसा है? मुझे उम्मीद है कि तुम 1 मिनट बाद भी ऐसे ही हंसते रहोगे। इधर लोग बातें कर रहे हैं। आंद्रे की किस्मत बहुत अच्छी थी, किसी ने सच में उसका कबाड़ खरीद लिया। वाह, यहां तो सच में खजाना है। ये बॉक्स पहली नजर में एक असली एंटिक जैसा दिखता है। इसके अंदर जो भी होगा उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। इवन पीछे हटो, चलो बस ताला तोड़ते हैं और देखते हैं। इवन कहता है, तुम हमेशा इतने हिंसक क्यों हो जाते हो? तुम्हें पहले से ही पता है कि ये लकड़ी का क्रेट बहुत कीमती है, तो क्या तुम्हें अंदाजा है कि इस तरह के हाइन क्रेट के साथ किस तरह का ताला मेल खाएगा? मैट पूछता है, तुम कह रहे हो कि ये ताला खुद कीमती है? इवन जवाब देता है, हाँ, यहां सच में एक खजाना है। ये ताला ऐसा लग रहा है जैसे सोने का बना हो। ये सही है, ये एक सॉलिड गोल्ड लॉक है और ये एक बहुत पुराना एंटिक भी है। मैंने एक बार पीट की दुकान पर ऐसा ही ताला देखा था। उसकी कीमत कम से कम $1,00,000 थी। आंद्रे चीखता है, धिक्कार है, मेरे 100,000, मेरे 100,000। इवन कहता है, ये पूरी तरह सही नहीं है। ये ताला कम से कम 1 मिलियन का है। मैट हैरान होकर कहता है, ओ मेरे भगवान, एक अकेला ताला 1 मिलियन का? फिर इसके अंदर क्या होगा? ये हाथ में बहुत भारी लग रहा है। ये साफ तौर पर लकड़ी जैसा महसूस होता है, फिर भी ये धातु जितना भारी है। मैट पूछता है, इवन क्या हुआ? इवन जवाब देता है, ये क्रेट एबनी से बना है। मैट पूछता है, क्या एबनी की कीमत बहुत ज्यादा होती है? इवन कहता है, जाहिर है, एबनी सोने से भी ज्यादा कीमती हो सकता है। इस तरह के एक चेस्ट में तराशा गया एबनी सबसे बेहतरीन चीज है। ऐसा खजाना जिसे आप चाहे कितने भी पैसे दे दें, खरीद नहीं सकते। अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, आइटम द पर्पल गोल्ड एबनी चेस्ट, मार्केट प्राइस $3 मिलियन, बाईबैक प्राइस $1,300,000। इवन दंग रह जाता है, धिक्कार है, $1,300,000। ओ मेरे भगवान, इस चेस्ट के अंदर आखिर है क्या? ओह, अब हमारे पास चाबी भी नहीं है, हम इसे खोल नहीं सकते। मैट कहता है, जाओ तार का एक टुकड़ा ढूंढो। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूं। मैट हैरान होकर पूछता है, वाह इवन, तुम्हें ताले खोलना भी आता है? इवन मुस्कुराते हुए सोचता है, असल में मुझे नहीं आता, लेकिन सिस्टम ने मुझे अभी अभी एक्सरे विजन की एबिलिटी दी है। एक्सरे विजन के साथ ताला खोलना काफी आसान है। अभी इन सबको छोड़ो, पहले देखते हैं कि इसके अंदर असल में क्या है। आंद्रे बीच में आकर कहता है, रुको, $1,00,000, मैं ये क्रेट ले लूंगा। इवन उसे झड़कते हुए कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? सिर्फ ताला ही 1 मिलियन का है और तुम 1,00,000 की पेशकश कर रहे हो। जिस पत्थर के नीचे से निकल कर आए हो वहीं वापस चले जाओ। सच में एक नंबर का बेवकूफ। उस 1,00,000 को 100 मिलियन से बदल दो, तब शायद तुम इसके करीब पहुंच पाओगे। मैट चिल्लाता है, यह सोने का क्यों बना है? धिक्कार है, यह मास्क तो उस चेस्ट जितना कीमती भी नहीं है जिसमें यह आया था। इवन कहता है, चेस्ट की कीमत मास्क से कम होनी चाहिए, बेवकूफ। डिब्बा खरीदना और मोती वापस करना, यह बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। तुम अनपढ़, जरा ध्यान से देखो, यह लेजेंडरी मास्क ऑफ फरो तुतंखमुन है। सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजती है, आइटम द मास्क ऑफ फेरो तुतंखमुन, डिटेल्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स 10 प्राइसलेस ट्रेजर्स, एस्टिमेटेड वैल्यू $1 बिलियन। मैट पूछता है, कौन सा मास्क? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। इवन समझाता है, कभी कर्स्ट किंग के बारे में सुना है। ये एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है, तुतंखमुन। इतिहास या पुरातत्व का थोड़ा भी ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति उस नाम को तुरंत पहचान लेगा। महान फेरो, शापित राजा, बिल्कुल सही। तुतंखमुन प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे सफल फेरो नहीं था, लेकिन उसका मकबरा प्राचीन मिस्र की कला के चरम का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि तुतंखमुन सबसे प्रसिद्ध फेरोज में से एक बन गया। मैट का गला सूख जाता है, ओ मेरे भगवान, तुम कह रहे हो कि ये वही मास्क है? ये मेरा है, ये मेरा है। इवन चेतावनी देते हुए कहता है, एक और कदम बढ़ाया तो मुझे तुम्हें तुम्हारे बनाने वाले से मिलाने में कोई गुरेज नहीं होगा। आंद्रे रोने लगता है, नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। भगवान, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं।
मैंने $5,000 चुकाए और अंत में एक बेशकीमती खजाना मिला। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैट कहता है, देखो इस आदमी को, ऐसे नाटक कर रहा है जैसे इसकी जान इसी पर टिकी हो। इवन, ये चीज तो सच में एक खजाना होगी। हम असल में कितनी रकम की बात कर रहे हैं? इवन कहता है, ये कहना सच में मुश्किल है क्योंकि असलियत में कोई भी इसे खरीदने की हैसियत नहीं रखता। मुझे एक नजर देखने दो। क्या ये सिर्फ सोना नहीं है? ये ऊपर जड़े हुए रत्न और रंगीन कांच होने चाहिए। और इस पर यह अजीब आकार क्या है? इवन समझाता है, माथे पर यह हिस्सा फैल्कन गॉड और कोबरा गॉडेस है, जो ऊपरी और निचले मिस्र का प्रतीक है। नीचे लटका हुआ यह नकली दाढ़ी ओसीरीज का प्रतीक है, जो पाताल लोक के देवता है। तुतंखमुन का पूरा जीवन हमेशा रहस्यों से घिरा रहा है। जो कोई भी सबसे पहले उसके पिरामिड में घुसा, उसकी किसी न किसी कारण से अजीब और अनसुलझे तरीके से मौत हो गई। यही कारण है कि तुतंखमुन को कर्स्ड किंग कहा जाने लगा और उसका नाम पूरे पश्चिमी जगत में मशहूर हो गया। अगर मुझे सही याद है तो तुतंखमुन के मकबरे से निकाला गया सुनहरा मास्क अभी कैरो म्यूजियम में होना चाहिए। तो फिर एक सुनहरा मास्क थर्मोजेस से भरे कंटेनर के अंदर कैसे पहुंच गया, जिसे हक्सिया से भेजा गया था, और वो भी अलास्का जैसी जगह पर? और फिर वो श्राप है। तुतंखमुन के श्राप की किंवदंती मुख्य रूप से उसके पिरामिड की दीवारों पर उकेरी गई 2 पंक्तियों से आती है। जो कोई भी फैरो की शांति में खलल डालेगा, मृत्यु उसके पास तेज पंखों पर सवार होकर आएगी। मैट डरते हुए पूछता है, दूसरी पंक्ति क्या है? इवन कहता है, जो कोई भी अशुद्ध इरादे रखता है और इस मकबरे का लालच करता है, मैं उसका गला उसी तरह घोंट दूंगा जैसे कोई पक्षी की गर्दन मरोड़ता है। संयोग से मकबरे में प्रवेश करने वाले पहले कर्मचारी और खुदाई के लिए पैसा देने वाले ब्रिटिश व्यापारी, सभी की सच में अजीब परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसलिए समय के साथ कहानी और भी बढ़ा चढ़ाकर बताई जाने लगी, जब तक कि तुतंखमुन पूरी तरह से कर्स्ड किंग के रूप में पौराणिक नहीं बन गया। लेकिन बाद में यह साबित हो गया कि वे तथाकथित श्राप की कहानियां सब फर्जी थी। मैट पूछता है, फर्जी? मुझे ये कैसे नहीं पता था? इवन कहता है, हां, फर्जी। तुतंखमुन का पिरामिड 3000 सालों से बंद था और अंदर फंसी जहरीली गैसों ने दर्जनों लोगों को मार डाला। इसमें कुछ भी रहस्यमय नहीं था। इवन, ये चीज असल में कितनी कीमती है? ये एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है। इसकी कीमत लगाना नामुमकिन है। हमें इसे तुरंत मिस्र वापस पहुंचाना होगा, वरना इसके परिणाम सोचे भी नहीं जा सकते। चलो भी, हम इसे बेच नहीं सकते। उससे क्या फायदा होगा? अगर कोई तुम्हारे अपने परिवार की पुश्तैनी कब्रें खोद डाले तो तुम कैसी प्रतिक्रिया दोगे? मैट गुस्से में कहता है, अगर किसी ने हिम्मत की तो मैं मौत तक उनसे लड़ूंगा। इवन कहता है, बिल्कुल। ये सुनहरा मास्क मिस्र के लोगों के लिए वही मायने रखता है जो तुम्हारी पुश्तैनी कब्रें तुम्हारे लिए रखती हैं। तो इसके बारे में सोचो, अगर उन्हें पता चला कि ये चोरी का माल है तो उनका रिएक्शन क्या होगा? इवन कहता है, ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं एक स्पेशल चैनल के जरिए इसे तुरंत घर वापस भेज दूंगा। लेकिन इस बाकी सामान का क्या करें? ये थर्मोजेस उतने बुरे भी नहीं हैं और आंद्रे की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। शायद हमें। लेकिन फिर वो रुक जाता है क्योंकि ये बहुत जालिम होगा। आंद्रे गुस्से में कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए। चाहे मुझे पहाड़ से कूदना पड़े, पर मैं तुम्हारा दिया हुआ कप कभी नहीं लूंगा। इवन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं ये तुम्हें वापस दे रहा हूं। मेरा मतलब था कि कैसा रहेगा अगर हम इसे तुम्हारे सामने ही बेच दें। रायन हैरान होकर कहता है, तुम तो नोट छाप रहे हो। ये देखकर मेरी जान निकल रही है। इवन, तुमने अभी अभी करोड़ों की कीमत वाला एक लेजेंडरी ट्रेजर हासिल किया है और तुम अभी भी इन $10,000 के थर्मोजेस के पीछे पड़े हो। इवन समझाते हुए कहता है, क्यों नहीं? इन थर्मोजेस के क्रेट की मार्केट वैल्यू $10,000 है। $5,000 की लागत के बाद भी ये सीधा सीधा $4,000 का मुनाफा है। ऐसा पैसा मुफ्त के बराबर होता है और मुफ्त का पैसा छोड़ा नहीं जाता। तुम्हारा परिवार आखिर किस बिजनेस में है? क्या कुछ $1,000 तुम्हारे वक्त के लायक नहीं है? उधर खड़ा एक शख्स हंसते हुए कहता है, बॉस इवन, मान गए, एकदम सही बात कही। ये थर्मोजेस वाकई काफी अच्छे लग रहे हैं। शायद हमें इन्हें क्रू के बीच बांट देना चाहिए। इवन तुरंत राजी हो जाता है, बिल्कुल, चलो ऐसा ही करते हैं। तभी कोई पूछता है, इवन, अभी 2 कंटेनर्स और बचे हैं, क्या हम उन पर भी बोली लगा रहे हैं? इवन मना कर देता है, नहीं, रहने दो। आज हमने पहले ही काफी बड़ा हाथ मार लिया है। जब जीत रहे हो तभी रुक जाना बेहतर है। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन गूंजती है, वार्निंग, प्लेयर खतरे में है, स्पेस मॉड्यूल एक्टिवेट कर दिया गया है। इवन खुश होकर सोचता है, स्पेस, सिस्टम ने मुझे स्पेस दे दिया। हाँ, ये हुई ना बात। अब मैं अपना ट्रेजर सुरक्षित रख सकता हूं। अगर खबर फैल गई कि गोल्डन मास्क मेरे पास है तो इजिप्शियन सच में पागल हो जाएंगे। इसलिए इसे छुपा कर रखना ही बेहतर है। तभी वहां डल्स आ जाता है, जिसे देखकर इवन कहता है, शानदार, तुम फिर आ गए।
किसी भूत की तरह जो पीछा ही नहीं छोड़ता। अब क्या चाहिए? क्या मन नहीं भरा? मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। कोई जगह चुनो और हम आमने सामने फैसला कर लेंगे। डल्स हाथ जोड़कर कहता है, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें कम आंका था। तुम वाकई काबिल हो। जैसा कि तुम देख सकते हो, हम पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूं। इवन चिढ़कर कहता है, पैसे चाहिए तो यहां से दफा हो जाओ। रायन उसे रोकता है, इवन, उसे अपनी बात पूरी करने दो। डल्स समझाता है, नहीं, ये पैसों के बारे में नहीं है। बात यह है कि मेरे पास कुछ है जिसे मैं तुम्हें बेचना चाहता हूं। क्या तुम इंटरेस्ट दिखाओगे? इवन पूछता है, अच्छा, क्या बेच रहे हो? डल्स उसे एक दस्तावेज दिखाता है, पहले इसे देखो। ये एक फार्म सिस्टम की डीड है। इवन के सामने यूआई चमकता है, डी टू अ मिस्टीरियस प्लॉट ऑफ लैंड। डिटेल्स, इसे खरीदने पर एक अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड मिलेगा। इवन सोचता है, ये जगह मामूली नहीं है। डल्स कहता है, बिल्कुल सही कहूं तो ये असल में एक ऑयल ड्रिलिंग राइट सर्टिफिकेट है। इवन हैरान होकर पूछता है, रुको, तुम्हारा ऑयल ड्रिलिंग राइट सर्टिफिकेट से क्या मतलब है? डल्स अपना परिचय देता है, मैं अपना इंट्रो दे दूं। मैं डल्स हूं, ट्रेजर हंटर होने के साथ साथ मैं एक प्रोफेशनल ऑयल हंटर भी हूं। इवन सोचता है, एन ऑयल हंटर, इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूं। डल्स आगे बताता है, इस जमीन की डीड हासिल करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मेरा प्लान तो इस पर सब कुछ दांव पर लगाने का था, पर बदकिस्मती से चीजें वैसी नहीं रहीं और अब मेरे पास ड्रिलिंग के लिए जरूरी कैपिटल नहीं बचा। इवन शक करते हुए सोचता है, मैं इस आदमी की एक बात पर भी यकीन नहीं करूंगा। इवन कहता है, यह बहुत सिंपल है, चाहे कंटेनर ट्रेजर हंटिंग हो या ऑयल हंटिंग, आखिर में यह सब एक जुआ ही है। एक बार जब आप टेबल पर आ जाते हैं तो आप एक गैम्बलर बन जाते हैं और सिर्फ एक बेवकूफी जुआरी की बात पर यकीन करता है। तुम कह रहे हो कि इस फार्म के नीचे तेल है? डल्स पूरे यकीन के साथ कहता है, मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि यह सच है। यह 150 एकड़ का फार्म कोई साधारण जमीन नहीं है। इसके दोनों तरफ के प्लॉट्स में पहले ही 2 हाई यील्ड ऑयल फील्ड्स मिल चुके हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पूरी उम्मीद है कि यह जमीन एक बहुत बड़े ऑयल फील्ड के ऊपर बैठी है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक इस फील्ड की कीमत $2 बिलियन तक हो सकती है। इवन हैरान रह जाता है, $2 बिलियन? क्या तेल निकालना वाकई इतना मुनाफे का काम है? डल्स कहता है, यह एक मेजर ऑयल फील्ड है, जाहिर है उन छोटे मोटे कुओं जैसा नहीं है। तो क्या कहते हो, क्या तुम ये डील ले रहे हो? इवन कहता है, ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। तुम इस फार्म के कितने पैसे मांग रहे हो? डल्स चालाकी से कहता है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें फार्म नहीं बेच रहा, मैं तुम्हें एक मेजर ऑयल फील्ड बेच रहा हूं। इस फील्ड की कीमत $2 बिलियन है। इसके लिए $200 मिलियन मांगना गलत तो नहीं है ना? इवन मजाक उड़ाते हुए कहता है, $200 मिलियन? गला साफ करते हुए, भाई, मैं एक फार्म खरीद रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस ऑयल फील्ड की बात कर रहे हो। $200 मिलियन तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अगर तुम वाकई बेचना चाहते हो तो $1 मिलियन में मैं इसे ले लूंगा। डल्स चौंक जाता है, $1 मिलियन? तुम तो बहुत लंबी छलांग लगा रहे हो। रायन सोचता है, क्या ये आदमी अपना आपा खोने वाला है? डल्स कहता है, $1 मिलियन बहुत कम है, चलो बीच का रास्ता निकालते हैं, $80 मिलियन। ये मेरी आखिरी कीमत है। इवन अपनी बात पर अड़ा रहता है, $2 मिलियन, और ये मेरी भी आखिरी कीमत है। रायन उन दोनों को देख रहा है और सोचता है, इन दोनों की बॉटम लाइंस में जमीन आसमान का फर्क है। लगता है ये डील कहीं नहीं पहुंचने वाली। लेकिन तभी डील फाइनल होती है, $3 मिलियन डील। इवन मन ही मन खुश होकर कहता है, चलो, अब मैंने यहां भी अपने पैर जमा लिए हैं। अब जब मेरे पास सिस्टम है तो मैं इस जमीन के हर एक आखिरी ट्रेजर को समेट लूंगा।